अच्छा, एक बात सोचिए, जब भी भारत में शिक्षा की बात होती है, मतलब एजुकेशन पॉलिसी की, तो सारा ध्यान किस पर होता है? अखबारों की हेडलाइंस, टीवी डिबेट्स, सब बच्चों के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो क्या सीख रहे हैं, उनके नंबर कैसे आ रहे हैं, भविष्य क्या होगा। और ये सवाल जरूरी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हम इस चर्चा का, कह सकते हैं कि कैमरा थोड़ा सा घुमाएंगे। उन पर बात करेंगे जो ये सब सिखा रहे हैं, हमारे टीचर्स। सवाल ये नहीं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, सवाल ये है कि जो सिखा रहे हैं उनकी हालत कैसी है। और ये बहुत ही जरूरी सवाल है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी अहम मुद्दे पर रोशनी डालती है। देखिए, 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई ना, NEP, उसने बड़े बड़े वादे किए थे। हाँ, बड़े वादे। कहा गया कि रटने वाली पढ़ाई खत्म होगी, बच्चे अनुभव से सीखेंगे, एक नया माहौल बनेगा। कागज पर तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब एक क्रांति जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन क्या क्लासरूम तक ये बदलाव पहुंचा है? क्या जमीनी हकीकत भी उतनी ही अच्छी है? तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि पॉलिसी की चमकदार दुनिया और एक टीचर की रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बड़ा फासला है। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है, और सच कहूं तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, वो है शिक्षकों की कमी। हम सुनते तो हैं कि टीचर नहीं है, पर असल में ये समस्या कितनी बड़ी है? ये बहुत बहुत बड़ी है। UDC प्लस की 2021-22 की रिपोर्ट को अगर देखें तो उसके हिसाब से देश भर में 10 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के पद खाली थे। 10 लाख? 10 लाख। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि जो टीचर पहले से पढ़ा रहे हैं उन पर तो बोझ दोगुना, शायद तिगुना हो गया होगा। बिल्कुल। और ये बोझ सिर्फ पढ़ाने का नहीं है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अच्छा। असल में पढ़ाना तो उनके काम का एक छोटा सा हिस्सा बनता जा रहा है। सोचिए, एक टीचर हैं, सुबह स्कूल पहुंचती हैं और पहले 2 घंटे मिड डे मील का हिसाब, बच्चों की उपस्थिति का ऑनलाइन डेटा, कल आई सरकारी चिट्ठी का जवाब, इसी सब में लग जाते हैं। अरे बाप रे! जब वो अपनी क्लास में पहुंचती हैं तो वो पहले ही थक चुकी होती हैं, और अब हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो बच्चों को खेल खेल में सिखाएं। मतलब जो काम उनका मुख्य होना चाहिए, हाँ, जिसके लिए उन्होंने ये प्रोफेशन चुना था, वही पीछे छूट गया है। लेकिन एक मिनट, ये जो डेटा कलेक्शन जैसे काम है, हाँ, क्या ये जरूरी नहीं है? मतलब सरकार को योजनाएं बनाने के लिए जमीनी जानकारी तो चाहिए ही होगी। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, डेटा जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन समस्या 2 स्तर पर है। पहला, काम का अनुपात। अगर एक टीचर का 80% समय गैर शिक्षण कार्यों में जा रहा है तो वो पढ़ाएगा कब? सही बात है। और दूसरा, तरीका। ज्यादातर काम मैनुअल और दोहराव वाला होता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसे आसान बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि टीचर पर और बोझ डालने के लिए। नतीजा ये होता है कि टीचर एक क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर बनकर रह जाता है। तो जब हम इतने सारे बोझ की बात कर रहे हैं तो एक सवाल मन में आता है कि क्या इस मेहनत और दबाव का कोई सही आर्थिक इनाम भी मिलता है? क्योंकि आखिर में तो घर भी चलाना है। यहीं पर इस कहानी का सबसे, कह सकते हैं, दुखद पहलू सामने आता है। चाहे सरकारी टीचर हो या प्राइवेट, बहुतों की तनख्वाह इतनी कम है कि महीने का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। खासकर जो कॉन्ट्रैक्ट पर या पैरा टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी हालत तो और भी खराब है। तो ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास हो गया। एक तरफ समाज उन्हें राष्ट्र निर्माता कहता है, गुरु का दर्जा देता है, और दूसरी तरफ उन्हें अपने घर का किराया देने के लिए भी सोचना पड़ता है। यही तो पैराडॉक्स है, और ये दोनों चीजें मिलकर एक खतरनाक चक्र बनाती हैं। कम वेतन तो टीचर अतिरिक्त आय के लिए दूसरे काम जैसे ट्यूशन खोजते, और स्कूल में प्रशासनिक काम इतना ज्यादा है कि उनके पास उस दूसरे काम के लिए भी ऊर्जा नहीं बचती। वो एक तरह से दोहरी मार झेल रहे हैं। और इसके ऊपर से स्कूल प्रबंधन का दबाव, वो तो अलग ही है। किस तरह का दबाव? मतलब परफॉर्मेंस को लेकर? हर तरह का। बच्चों के एग्जाम्स के रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। हाँ, ये तो होता है। टॉपर्स की लिस्ट में स्कूल का नाम आना चाहिए, माता पिता की शिकायतें नहीं आनी चाहिए, स्कूल में बच्चों का एडमिशन बढ़ना चाहिए, ड्रॉप आउट रेट कम होना चाहिए। और अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ होता है तो सबसे पहले टीचर से सवाल होता है। बिल्कुल, कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो एक तरफ कम वेतन, दूसरी तरफ नौकरी जाने का डर, और ऊपर से परफॉर्मेंस का प्रेशर। इस माहौल में कोई कैसे अपना 100% दे सकता है? तो अगर एक टीचर पर इतना सारा काम है, सैलरी कम है और रिजल्ट का भारी दबाव है, तो इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता होगा। और फिर जब रिपोर्ट्स आती हैं कि सीखने का स्तर गिर रहा है, तो सारा इल्जाम टीचर पर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
हम सब ने वो हेडलाइंस पढ़ी हैं कि 5वीं क्लास के आधे बच्चे दूसरी क्लास की किताब भी नहीं पढ़ पा रहे। हाँ, ये बहुत ही आम धारणा बन गई है। और जैसे ही ये रिपोर्ट आती है, एक नेशनल डिबेट शुरू हो जाती है कि टीचर पढ़ा नहीं रहे, वो कामचोर हैं। और यहीं पर हम असल सवाल पूछना भूल जाते हैं। सिस्टम बहुत आसानी से एक व्यक्ति पर दोष डाल देता है। कोई ये नहीं पूछता कि क्या उस टीचर को 70 बच्चों की क्लास संभालने के लिए कोई मदद मिली। 70 बच्चे एक क्लास में? हाँ, सोचिए जरा, एक क्लास में 70 बच्चे, हर बच्चे की सीखने की रफ्तार अलग, हर बच्चे का ध्यान खींचना, ये लगभग नामुमकिन काम है। कोई नहीं पूछता कि क्या उन्हें इस चुनौती के लिए सही ट्रेनिंग या कोई सपोर्ट सिस्टम दिया गया। ये ट्रेनिंग वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाना सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये एक स्किल है। बहुत ज्यादा। और सच्चाई ये है कि कई बार बस स्कूल को चलता हुआ दिखाने के लिए बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के टीचर्स को क्लास में भेज दिया जाता है। अच्छा। हाँ, एक वैकेंसी भरनी है तो किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया। अब वो व्यक्ति कितना तैयार है, उसे बच्चों की साइकोलॉजी की कितनी समझ है, उसे पढ़ाने के नए तरीके आते हैं या नहीं, इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। और जब बच्चे नहीं सीख पाते तो हम कहते हैं कि टीचर की गलती है, जबकि ये तो सिस्टम की विफलता है। बिल्कुल, ये उस पूरे सिस्टम की विफलता है जिसने उस टीचर को बिना तैयारी के एक मुश्किल लड़ाई में भेज दिया। तो एक तरफ ये जमीनी हकीकत है और दूसरी तरफ हैं हमारी पॉलिसीज। जैसे नई शिक्षा नीति NEP में 5+3+3+4 वाला नया ढांचा आया। ये है क्या और इसका मकसद क्या था? देखिए, ये NEP का एक बहुत बड़ा बदलाव था, पुरानी 10+2 वाली व्यवस्था को बदलकर। इसमें शुरू के 5 साल यानी 3 से 8 साल की उम्र तक खेल और एक्टिविटी पर आधारित शिक्षा की बात कही गई, जिसे फाउंडेशनल स्टेज कहा गया। अच्छा। मकसद ये था कि बच्चों पर किताबों का बोझ न डाला जाए, उन्हें रटाने के बजाय खेल खेल में सिखाया जाए। सुनने में तो ये बहुत ही क्रांतिकारी सोच लगती है। इससे तो बच्चों की नींव मजबूत होनी चाहिए। सोच बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आप इसे हमारी पिछली बातचीत से जोड़कर देखिए। वो खेल खेल में सिखाने वाली सोच कैसे काम करेगी जब सिखाने वाला टीचर ही थका हुआ, परेशान और कम सैलरी पर काम कर रहा हो। सही बात है। रचनात्मकता के लिए एक मानसिक शांति और समर्थन की जरूरत होती है ना। अगर कोई टीचर हर वक्त अपनी नौकरी, अपनी सैलरी और 70 बच्चों की क्लास को लेकर तनाव में है, तो वो क्लास में जाकर कौन सा नया खेल सोचेगा? वो तो बस चाहेगा कि जैसे तैसे उसका दिन पूरा हो। और इसी NEP में डिजिटल एजुकेशन पर भी तो बहुत जोर है। सरकार का दीक्षा पोर्टल है, स्मार्ट क्लास का सपना है, एक पूरी डिजिटल क्रांति की तस्वीर दिखाई गई है। हाँ, लेकिन यहाँ भी पॉलिसी और हकीकत में बहुत बड़ा फासला है। जैसे एक रिपोर्ट बताती है कि देश के आधे से ज्यादा ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट ही नहीं है। हाँ, दिस इज ज्यादा में। हाँ, सरकार ने टीचर को टैबलेट तो दे दिया, पर अगर गांव में 2G नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता तो वो उस टैबलेट से क्या करेगा? तो ये डिजिटल क्रांति आखिर किसके लिए है? ये उन कुछ शहरी स्कूलों के लिए है जहां पहले से ही सारी सुविधाएं हैं, या ये उन लाखों बच्चों के लिए है जिनके पास आज भी भरोसेमंद इंटरनेट की पहुंच नहीं है? पॉलिसी बनाना एक बात है और उसे लागू करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बिल्कुल दूसरी बात। और ये जो दबाव की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ छोटे या सरकारी स्कूलों तक ही सीमित नहीं है। जब दबाव की बात होती है तो अक्सर कोटा जैसे शहरों का जिक्र आता है, जहां बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के प्रेशर में टूट रहे हैं। बिल्कुल। हम बच्चों की मानसिक सेहत की बात करते हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वही प्रेशर टीचर भी तो झेल रहे होंगे। बिल्कुल, हर हाल में रिजल्ट निकालो वाली जो मानसिकता है, उसने स्कूलों को, खासकर कोचिंग सेंटर्स को एक फैक्ट्री बना दिया है। एक फैक्ट्री? हाँ, जहां टारगेट पूरा करना और कंपटीशन में आगे रहना ही एकमात्र लक्ष्य बन गया है। इस माहौल में असली पढ़ाई और सीखना कैसे संभव होगा? टीचर का काम बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना है या उन्हें एग्जाम क्रैक करने की ट्रिक सिखाना? जब पूरा फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होता है तो सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। वहां बस एक रेस बचती है और उस रेस में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही पिसरे होते हैं। तो सरकार की तरफ से भी तो बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं। हम सुनते हैं PM श्री स्कूल्स के बारे में, निपुण भारत मिशन है, स्किल इंडिया है। दावा किया जाता है कि इन योजनाओं से शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार आ रहा है। देखिए, योजनाओं अपनी जगह सही हो सकती हैं, इरादे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन किसी भी गाड़ी का असली इंजन तो उसे चलाने वाला होता है। सही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की गाड़ी का इंजन कौन है? वो टीचर है।
अगर वही इंजन बर्नआउट हो चुका है, ओवरवर्क्ड है और अंडरपेड है, तो आप बाहर से गाड़ी को कितना भी पेंट कर लीजिए, कितनी भी अच्छी पॉलिसी की हेडलाइट लगा दीजिए, वो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? वो आगे नहीं बढ़ सकते। हम अक्सर बाहरी ढांचे को सुधारने में इतना ध्यान लगा देते हैं कि जो सिस्टम की जान है, हम उसी को भूल जाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकल रहा है? निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि सवाल ये नहीं है कि हमारी नीतियां कागज पर कितनी अच्छी हैं, सवाल ये है कि जिन लोगों के कंधों पर उन नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी है, क्या हम उन्हें मजबूत कर रहे हैं? सच्चाई यही है। जब तक शिक्षकों को सम्मान, सही ट्रेनिंग और उनके काम के अनुसार पहचान और वेतन नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षा में कोई भी बड़ा बदलाव टिकाऊ नहीं हो सकता, सस्टेनेबल नहीं होगा। बिल्कुल, वो कुछ समय के लिए आंकड़ों में अच्छा दिख सकता है, किसी रिपोर्ट में अच्छा लग सकता है, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं होगा। हम कितनी भी स्मार्ट क्लास बना लें, लेकिन अगर क्लास में पढ़ाने वाला टीचर प्रेरित नहीं है, तो वो स्मार्ट बोर्ड भी सिर्फ एक काली स्क्रीन है। बिल्कुल, सिर्फ एक काली स्क्रीन बनकर रह जाएगा। और ये बात बहुत गहरी है। टीचर सिर्फ क्लास नहीं चलाते, वो इस पूरे सिस्टम की जान है। अगर वही थक गए, अगर वही निराश हो गए, तो क्लासरूम में पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ एक औपचारिकता बचेगी। बच्चे आएंगे, टीचर भी आएगा, घंटी बजेगी, सिलेबस पूरा होगा, लेकिन जो असली चीज है, सीखना, वो कहीं गायब हो जाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। अगली बार जब किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए, तो सिर्फ उसके नंबरों पर ध्यान न दिया जाए, या अगर ये खबर आए कि बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो सीधे टीचर को दोष न दिया जाए। शायद ये भी सोचने की जरूरत है कि उन नंबरों के पीछे या उन कमजोर नतीजों के पीछे जो टीचर है, उसकी कहानी क्या है, वो किन परिस्थितियों में काम कर रहा है या कर रही है। हो सकता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का असली रिपोर्ट कार्ड बच्चों के मार्क्स में नहीं, बल्कि शिक्षकों की हालत में ही छिपा हो।